हेलो एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में नाइन्थ सामाजिक विज्ञान में दूसरा पार्ट चल रहा था भारत का भौतिक स्वरूप। हमने भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत भारत के भूभाग को 6 भागों में बांटा गया था। तो उसमें से हमने जो पहला भाग था हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बारे में अध्ययन किया था। हमने वो 6 जो पार्ट बनाए थे उसमें थे, पहला था हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा था उत्तरी मैदान, तीसरा था प्रायद्वीपीय पठार, चौथा था भारतीय मरुस्थल, पांचवा था तटीय मैदान और छठा द्वीप। तो आज हमारा दूसरा भाग चलेगा भारत का उत्तरी मैदान। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जब हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में अध्ययन किया था तो ये क्षेत्र जो था, जो अर्धवृत्ताकार, इसे हिमालय पर्वत श्रृंखला कहा। और इसके अंतर्गत हमने इस पर स्थित पर्वत पहाड़, उसके ऊंचाई के अकॉर्डिंग उनकी कितनी ऊंचाई है, इसके बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद आता है उत्तरी मैदान। ठीक इसके जो नीचे वाला ये भाग है, ये है भारत का उत्तरी मैदान। भारत का जो उत्तरी मैदान है, जो ये उत्तरी मैदान है, इसका निर्माण में सबसे मुख्य भूमिका निभाई सिंधु नदी। भले इसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में है, गंगा नदी और कैलाश मानसरोवर झील से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इन उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम इन मैदानों के विस्तार के बारे में जान लेते हैं। भारत में उत्तरी मैदान का जो विस्तार है, इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 7 लाख वर्ग किमी। कितना है? 7 लाख वर्ग किमी। अगर लंबाई की बात करें, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है, पश्चिम से पूर्व छोड़ की टोटल जो लंबाई है, ये है 2400 किमी। कितनी है? 2400 किमी। चौड़ाई की बात करें, जो ये चौड़ाई है, इसको एवरेज 240 से 320 किमी माना गया है, क्योंकि जो पर्वतीय नदियां हैं, ये नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को बहा कर लेकर इन उत्तरी मैदानों पर इसका विस्तार कर दिया, बिछा दिया, जिसके कारण ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जिसके कारण भारत में उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा सघन जनसंख्या निवास करती है। आप देखेंगे, पंजाब देखो, दिल्ली देखो, उत्तर प्रदेश देखो और बिहार की बात करें तो ये क्षेत्र जो हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। तो भारत में सबसे अधिकांश जो जनसंख्या है इसी उत्तरी मैदान पर निवास करती है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो है बिहार का। उससे पूर्व पश्चिम बंगाल का था, लेकिन पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सारे ही क्षेत्र और पंजाब, ये सारे क्षेत्र जो हैं उत्तरी मैदान पर आते हैं।
तो जलोढ़ मिट्टी के कारण ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत सारे एकत्र जो गाद है वो लेकर आती है और इस गाद को इन क्षेत्रों में बिछा देती है। लेकिन बिछाने के कारण, इस गाद के कारण जो नदियों की धाराएं हैं अनेक मार्गों पर बट जाती है, इसलिए इसे वितरिकाएं भी कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वितरिकाएं किसे कहते हैं? तो जब नदियाँ अपने साथ एकत्र गाद से गुजरती हैं तो उसकी जो धाराएं हैं बट जाती है। इस बट जाने को ही हम क्या कहते हैं? वितरिकाएं कहते हैं। ये था हमारा उत्तरी मैदान। लेकिन उत्तरी मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी भाग। जो ये पश्चिमी भाग है इसको गंगा का मैदान कहा और इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग में जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलुज, ये 5 सहायक नदियां हैं। ये पंजाब का मैदान बनाती है। लेकिन अधिकांश भाग जो है पंजाब का जो मैदान है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो ये था पश्चिमी भाग यानी पंजाब का मैदान। लेकिन एक बात इससे समझ आती कि पंजाब, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि आखिरकार पंजाब नाम, इस क्षेत्र का नाम पंजाब क्यों पड़ा है? जिस प्रकार जैसे पंजाब है उसी प्रकार दोआब, दो आब, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है दोआब किसे कहते हैं? दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों का या 2 नदियों के बीच का भाग। जैसे 2 नदियाँ अगर इस तरह से आती हैं तो इसका जो बीच का जो भाग है इसको दोआब बोलते हैं। तो 2 नदियों के बीच बना बीच का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। जिसका अर्थ है, दोआब का अर्थ है 2 तथा आब, आब का अर्थ होता है पानी या जल, ठीक। तो इसलिए इस भाग को क्या कहते हैं? दोआब। इसी प्रकार जो पंजाब है ये भी 5 नदियों, ये भी 5 नदियों के कारण इसकी भूमि का निर्माण हुआ है, तो इसलिए इसको पंजाब कहते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं गंगा का मैदान। जो गंगा नदी है उत्तराखंड से निकलती है। घग्गर और जो त्रिस्ता नदी जो पश्चिम बंगाल में है और घग्गर, इसके बीच का जो भाग है ये गंगा का मैदान कहलाता है। गंगा की सहायक नदियाँ यमुना है, घग्गर है, मध्य प्रदेश से आने वाली बहुत सारी नदियां हैं, चंबल है, बेतवा है, सोन है,
कोसी है, इन सारी नदियों द्वारा गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। इस क्षेत्र में आने वाले जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और इन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक घनी आबादी है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं जो उत्तरी जो मैदान है, तीसरा भाग, वो है ब्रह्मपुत्र द्वारा बना मैदान। ये महत्वपूर्ण भाग जो है, सबसे ज़्यादा अधिकांश जो मैदान है वो असम में है, और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी माजुली द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि किस नदी द्वारा सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाया गया है, तो वो आएगा आंसर ब्रह्मपुत्र। ठीक, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा भी कुछ उत्तरी मैदान को लेकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उसकी भी बात करते हैं। नदियों के संगम, इनकी सहायक नदियाँ और इन नदियों के नाम किस राज्य में किस नाम से पुकारी जाती है और किस देश में किस नाम से पुकारी जाती है, क्योंकि वो हम इसके बाद का जो पाठ है अपवाह तंत्र उस पर पढ़ेंगे, तो इसलिए इन सारी बातों को मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। तो अब बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं, जैसे उत्तरी मैदान की व्याख्या हम सामान्यतया अगर करें तो इसके जो उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हमने कहा कि ये सारे जो मैदान हैं समतल हैं, लेकिन इनमें विभिन्नताएं नहीं हैं। अगर हम कह दें तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इन विस्तृत मैदानों में भौगोलिक समतल स्थल के रूप में अनेक विविधताएं मिली हैं, जिसके आधार पर इन्हें 4 भागों में विभक्त किया है। कितने? 4 भागों में। नदियां पर्वत के नीचे उतरते समय, जो नदियां हैं पर्वत से नीचे उतरते वक्त कुछ शिवालिक श्रेणियों का भी निर्माण करती हैं, जो 8 किमी से लेकर 16 किमी तक की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण या गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भाबर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि भाबर किसे कहते हैं 1 नंबर में। तो जो नदियां हैं शिवालिक ढाल पर क्या करती हैं, वो 8 से 16 किमी चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती हैं, जिसे हम भाबर कहते हैं। जैसे हल्द्वानी को हम अक्सर भाबर कहते हैं। जब हम पर्वतीय क्षेत्र से बाहर मैदान की ओर जाते हैं तो सबसे पहले भाबर शुरू होते हैं, भाबर। तो यही क्षेत्र है। कभी कभी पूछ देता है कि जो भाबर है उसकी पट्टी की चौड़ाई और लंबाई पूछ लेता है, तो भाबर किसे कहते हैं, तो इस बात को आप समझ गए होंगे। लेकिन सभी नदियाँ यानी सरिताएँ इन भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। आपने देखा होगा या आप जब मैदान की ओर जाते हैं, भाबर की ओर जाती है, तो ये नदियाँ वहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती। इन पट्टियों के दक्षिण में जो नदियाँ हैं फिर से पुनः क्या हो जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश में देखा होगा लखीमपुर, जहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है,
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वन है, लेकिन भारत पाकिस्तान बंटवारे वक्त इन यहाँ घने जंगलों को काट दिया गया, क्योंकि यहाँ पे शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है। लेकिन जब भाबर में जो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, वो फिर आगे जाकर निचले स्तरों पर पुनः दलदल भूमि और नम क्षेत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। उस क्षेत्र को हम कहते हैं तराई। क्या कहते हैं, तराई। बहुत महत्वपूर्ण। तराई और भाबर में अंतर है। आपने देखा भाबर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और तराई में पुनः वहाँ निकल आती है। तो ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अब इसके इतर अन्य चीज़ें अभी यहाँ पर बाकी हैं। अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ लाखों वर्षों से यानी कई वर्षों से बहती रही हैं, तो इन नदियों ने बहुत सारी मिट्टियाँ यानी अपने साथ जो गिरपादों से अपर्दन के कारण बहुत सारी मिट्टियों को, उनके निक्षेप को लेकर इन इलाकों में बिछा दिया। लेकिन उत्तरी मैदान का जो विशालतम जो भाग है वो बहुत पुराने जड़ों का बना है। ऐसा नहीं है कि जो पूरा जो भाग है, जैसे जो नदी के किनारे वाला जो भाग होगा वो नया जड़ोल होगा, और जो बीच वाला जो भाग है वो बहुत ज़्यादा पुराना जड़ोल मिट्टी का है। तो वे नदियाँ के बाढ़ द्वारा जो मैदानों के ऊपर स्थित हैं, जिनको हम वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती हैं इस तरह से, तो इस भाग को बांगर कहा गया। क्या कहा गया, बांगर। अक्सर पूछता है बांगर और खादर, ये दो प्रकार की मिट्टी में अंतर पूछेगा। तो जो बांगर मिट्टी होगी, यहाँ से नदी है, यहाँ से नदी है, जो बीच वाला जो भाग है, जो बीच की जो मिट्टी होगी वो होगी बांगर। ठीक, इस भाग को बांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की जो मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। कौन से निक्षेप पाए जाते हैं, चूनेदार, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसको कंकड़ कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जो नदियों के किनारे हैं, जो नए मिट्टी है, जो नए निक्षेप बहाकर लेकर आई नदियाँ और उनसे मैदानों का जो निर्माण किया है, उन निक्षेपों को हम खादर कहते हैं। क्या कहते हैं, खादर। इनका लगभग प्रतिवर्ष पुनः निर्माण होता है, क्योंकि प्रतिवर्ष जो नदियां हैं बरसात के वक्त तो बहुत सारी मिट्टी को बहा कर देती है और ये लगातार परिवर्तनीय होती है, और इन्हीं क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई बहुत ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इसमें दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। प्रश्न पूछा जाता है खादर और बांगर मिट्टी में अंतर बताए, तो आप कहेंगे कि जो बांगर मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा क्या है, पुरानी मिट्टी है, लेकिन ये भी नदियों द्वारा ही लेके या उसके निक्षेप द्वारा बनी होती है। लेकिन जो खादर मिट्टी है वो नवीन मिट्टी होती है। लेकिन बांगर की अपेक्षा जो खादर मिट्टी है उपजाऊ की दृष्टि से अत्यधिक लाभकारी होती है। तो ये सारे अंतर आपने पढ़े भी होंगे। तो ये था आज का हमारी वीडियो, जिसमें हमने भारत के उत्तरी मैदान के बारे में अध्ययन किया। जब हम अगली वीडियो जब शुरू करेंगे तो उसमें हम प्रायद्वीपीय पठार की व्याख्या करेंगे। जो महत्वपूर्ण भाग हैं तो हमने पढ़ लिया है अभी, हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके ठीक नीचे उत्तरी मैदान। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को पढ़ेंगे, प्रायद्वीप पठार। उसके बाद पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल, जैसे थार डेजर्ट है। ठीक है। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे जो कोस्टल एरिया, जो ये क्षेत्र है,
जो तटीय मैदान है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे जो द्वीप बने हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सारे द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।